पेशेंट की स्थिति क्या है, घर वालों की स्थिति क्या है और उसमें एक थेरेपिस्ट का क्या रोल है। जब पेशेंट को इन लक्षणों के बारे में एजुकेट किया जाता है तो वो दवाई की इम्पोर्टेंस, थेरेपी की इम्पोर्टेंस दोनों समझते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की। इस टॉपिक पे हमारे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं और स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर ये बोला जाता है कि इसका जो मेन थेरेपी का रोल होता है वो होता है मेडिसिन का, बट इसमें काउंसलिंग का भी रोल होता है जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हमने 2-3 लाइनों में कहना हो तो इसमें कानों में आवाज़ें आना, डर लगना, शक होना और अपने घर वालों पे ही शक होना, रात को नींद ना आना और पेशेंट का काम ना करना, काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं मेडिसिन के द्वारा तो उसमें क्या होता है 30% पेशेंट्स तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वो मेडिसिन के साथ होते हैं और उसके बाद मेडिसिन कुछ की बंद हो जाती है, कुछ की नहीं हो पाती, कुछ की लाइफ लॉन्ग भी चलती है। बट जो 70% पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसमें से 40%, 70 में से 40 जो हैं वो पार्शली रिकवर हो जाते हैं कि पेरेंट्स को परेशान नहीं करते, अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं, दो वो शादी या बाकी जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाते, जिसको नौकरी या उस तरह से इकोनॉमिकली या सोशली प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। और 20-30% लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई भी बेस्ट मेडिसिन देने के बावजूद भी उनमें वो रिज़ल्ट नहीं आता। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़रअंदाज हो जाते हैं घर वाले। और जो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है वो होता है साइको एजुकेशन, जिसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं सारिका विसारिया मैम, जो कि बात करेंगे इस बारे में। और कहीं ना कहीं जब पेशेंट की तबीयत ठीक हो जाती है तो पेशेंट को भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी क्या बीमारी है, क्योंकि दवाई लंबी चलने वाली है, कुछ केसेस में कुछ सालों तक और कई बार लाइफ लॉन्ग। तो ओवर टू सारिका मैम। थैंक यू सर। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुनते ही ना लोग बहुत डर जाते हैं और उनके परिवार वाले जो हैं वो समाज से थोड़े से कट जाते हैं, क्योंकि देखिए जैसे सर ने बताया कि कुछ लोगों में परिवर्तन आ जाता है, कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, पहले माता पिता पर, फिर अपने भाई बहनों पर, सिबलिंग्स पर रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है क्लिनिक पर कि उनके सिबलिंग्स की खुद की फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक पेशेंट की स्थिति क्या है, घर वालों की स्थिति क्या है और उसमें एक थेरेपिस्ट का क्या रोल है। यहाँ पहले हम पेशेंट को ना लेके उनके केयर गिवर को लें, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर्स को लें, या जो भी उनकी देखभाल करता है, माता पिता या भाई बहन या उनके लिए कोई अटेंडेंट वगैरह रखा गया है। तो हमें पहले उनको ये बताना होगा कि आप पेशेंट तो अपनी स्थिति में है, उसका तो वो सस्पिशियस भी होगा, वो सोने में भी उसका इरेगुलेशन होगा, खाने में भी इरेगुलेशन होगा, वो काम नहीं भी कर पाएंगे। पर आपको अपने अंदर धैर्य कैसे रखना है, आपको स्वयं को कैसे मेंटेन करना है, जिसको हम फैमिली थेरेपी या साइको एजुकेशन का थेरेपिस्ट बोलते हैं। उसमें करते क्या है कि पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को या उनके केयर गिवर्स को बताते हैं कि आपको समय अनुसार सोना है। अगर पेशेंट की ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फैमिली मेम्बर्स में 1 बाय 1 पेशेंट की भी मदद करें और सारे फैमिली परिवार के लोग आराम करें। खाना पीना जो है वो अपना सामान्य रखें, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करें। मान लीजिए कोई शादी ब्याह है तो परिवार के लोग कहते हैं हम सब नहीं जाएंगे, हमारा ना मन नहीं लगेगा या जाके बुरा लगेगा या हम नहीं कैसे चले जाएं। तो उसमें ये करते हैं कि चलो ठीक है, एक व्यक्ति उनकी देखभाल के लिए रुक जाता है, बाकी परिवार के लोग जाके फंक्शन अटेंड करें। बारी बारी से तो करेंगे तो परिवार के सारे लोगों का सोशलाइजेशन होगा, तो सबकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, पेशेंट को भी हम केयर कर पाएंगे। और कई बार सर भी बताते हैं, हमने कई वीडियोस में भी कहा है और क्लिनिक पर भी देखा जाता है कि साथ में जो उनके केयर गिवर या उनके फैमिली मेम्बर्स है उनको भी तकलीफ़ है, उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी या अदर स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो उनको भी ये समझना होता है कि ये तो पेशेंट की समस्या है। अगर दवाई से पहली बार में ठीक हो गए या कुछ समय दवाई दे के मैनेज हो गए, या कुछ मरीज़ जो नहीं ठीक हो पा रहे हैं उनमें दवाई दे के सामान्य लक्षण में कमी आ गई पर वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, तो उन्हें अपनी देखभाल करनी चाहिए, उनको अपना सोशलाइजेशन बंद नहीं करना चाहिए, अपनी जो उनकी डेली फंक्शनिंग है उसमें व्यवहार करना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए और
पेशेंट के लिए भी एक डेली चार्ट हो, जिससे कि रोज़ रोज़ उनको कोई परिवर्तन ना करना पड़े। कब समय पे दवाई देनी है, कितना वो खाना खाते हैं, कब वो समय से मांगते हैं। अगर हम ये सिस्टमेटिक करेंगे तो जो उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी और बेहतर मदद कर पाएंगे। कुछ पेशेंट्स में जो पेशेंट है वो ठीक होने लगते हैं और वो ठीक होते ही दवाई छोड़ देते हैं। तो वहाँ जब वो ठीक हो रहे हैं तब थेरेपिस्ट उनको दवाई की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको ये भी बताए कि उनको अपने शरीर का ख्याल रखना है, समय अनुसार अपना खाना पीना लेना है, अपने लिए हल्का फुल्का अगर बाज़ार में वो घर के लोगों की मदद कर सकते हैं कि सब्ज़ी लेकर आ सकें, आसपास कोई उनके घर के नीचे ठेले वगैरह हो वहाँ पर वो घर में उनकी मदद करें, बर्तन अगर धो रहे हैं या किचन में कोई मदद करें या अपना बेड क्लीन कर ले, अपना कमरा ठीक रखें। उससे क्या होगा, जो घर के परिवार के लोग हैं उनकी मदद भी हो जाएगी और पेशेंट भी बिज़ी रहेगा। उसको भी ये लगेगा कि यस, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं या मेरा भी घर वाले मेरे काम को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ उनका मन भी खुश रहेगा, वो भी परिवार के साथ आके बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ बात वो अपने मन की बात बताएंगे या साथ में बैठ के टीवी देखेंगे। अगर वो ऐसे कर पाते हैं, उनको दवाई के लिए भी एजुकेट किया जाएगा कि आपको दवाई नहीं छोड़नी है जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहते। आपको अपने लक्षणों पर ध्यान देना है। जैसे ही आपके कानों में आवाज़ बढ़ने लगे तो आपको डॉक्टर को बताना है, घर वालों को बताना है। अगर आपको किसी अन्य तरीके का भय लगे या आपकी नींद नहीं आ रही हो या आपको खाना खाने का दिल ना करे, जब पेशेंट को इन लक्षणों के बारे में एजुकेट किया जाता है तो वो दवाई की इम्पोर्टेंस, थेरेपी की इम्पोर्टेंस दोनों समझते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि वो पेशेंट को, अगर इस स्थिति में पेशेंट है, कि वो उनको एजुकेट कर सके। फैमिली मेम्बर्स को तो डेफिनेटली थेरेपिस्ट का एक धर्म नियम भी है कि वो फैमिली मेम्बर्स को बताए, उनके मरीज़ की गंभीर स्थितियों के बारे में बताएं और कैसे वो अपनी केयर कर सकें, ये भी उनको एजुकेट करें, जिससे वो अपने जीवन में खुश भी रहे और अपने जो भी उनके करीबी लोग हैं उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएँ जो उन पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इसमें ना दो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि फैमिली कई बार पेशेंट के साथ बहुत ही रफ हो जाती है या बहुत केयरिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं ओवर क्रिटिकल या ओवर इन्वॉल्वमेंट। ओवर इन्वॉल्वमेंट मतलब ज़्यादा केयर करना। वो अक्सर देखा गया है कि फीमेल्स के फॉर्म में होता है। जो मदर्स हैं वो बेटी की बहुत ही केयर करती हैं, अच्छी बात है, बट ओवर इन्वॉल्वमेंट का भी फ़ायदा नहीं होता। और कई बार ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि जब 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में किसी लड़के को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और पेरेंट्स को लगता है कि इसे हमें संभालना चाहिए और हमें इसे संभालना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गाली गलौज, मारपीट भी होती है पेशेंट की। तो उसमें क्या होता है, ये देखा गया है कि जो रिलैप्सेस हैं, बार बार जो बीमारी है वो बार बार आती है। ये तो हो गया पेशेंट के लेवल पे। दूसरा है बर्नट आउट। बर्नट आउट मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों में पढ़ाई में बर्नट आउट होता है, लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो उसके बाद आप थक जाएंगे। उसी तरह आप बहुत केयर करेंगे। उसमें भी दो एंगल्स आते हैं, एक इमोशनल एंगल और एक फाइनेंशियल एंगल। पैसा भी खर्च करना है, दवाई भी देनी है और पेशेंट भी नहीं अगर कमा रहा, 30% में नहीं आ रहा, 70% में आ रहा है। और उसके बाद इमोशनली कोई हो सकता है कि पैसा कोई और खर्च कर रहा हो घर में और इमोशनली या फिज़िकली कोई और केयर कर रहा हो, तो उनको भी अपनी ज़िंदगी को जितना नॉर्मल जी पाएंगे, जितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, पब्लिकली भी अगर वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम छुपाते छुपाते ना बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। तो अगर सबको पता है कि एक बीमारी है तो बात ख़त्म हो जाएगी, लोग कब तक बात करेंगे, कोई और नई बात पता लगेगी रिश्तेदारी में तो उससे हो जाएगा। तो उसको छुपाने का बहुत लंबे समय से फ़ायदा नहीं होता। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कई बार ऐसा होता है कि 20-20, 30-30 साल की बीमारी हो जाती है, फिर भी लोग डिनायल में रहते हैं। डिनायल मतलब कहीं तो उम्मीद है, देर अंधेर है, कुछ होगा। तो कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट काफ़ी लोग जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। इस सच्चाई का अगर हम सामना करें तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है और पेशेंट की भी। और दवाइयों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बीमारी को समझने का भी। तो आज के लिए मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से इतना ही। धन्यवाद।